तो पार्लियामेंट में उनको ये कहना चाहिए कि हमने चुनाव में जो वायदा किया था हम उससे पीछे हटते हैं और हम जो है अब सत्ता में आ गए हैं, हमारे लिए संभव ही नहीं स्वामीनाथन कमीशन को लागू करना। ये देश की पार्लियामेंट का, देश के लॉ मेकर्स का एक कर्तव्य है कि उनको किसान को इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए था। किसान भारत सरकार को ये बताना चाहता है कि हम कॉर्पोरेट कृषि के रास्ते पर नहीं जाना चाहते हैं, ये हमको स्वीकार नहीं है, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। किस प्रकार से अर्थ का अनर्थ करके, शब्द को तोड़ मरोड़ करके इस देश की सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन का नाम लेके वो चीज़ की है जिसके खिलाफ स्वामीनाथन कमीशन ने बिल्कुल विस्तार से लिखा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हबीब अख्तर और जाने माने विद्वान डॉक्टर ओंकार मित्तल, विभिन्न विषयों पे विशेषज्ञता रखने वाले, संघर्षशील, संवेदनशील डॉक्टर ओंकार मित्तल के साथ हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वो सीरीज ये है कि स्वामीनाथन कमीशन और स्वामीनाथन कमीशन के ऊपर सरकार के बनाए कानून और किसानों की विविध समस्याएं, किसान क्या चाहता है, सरकार क्या चाहती है और आम लोग, हम जैसे लोग क्या चाहते हैं। तो हम इसे देखते हुए चाहते हैं कि हम, हमारे लोग, हमारे किसान और खास कर युवा किसान शिक्षित हों, अपने पेशे के बारे में, अपने पेशे के कानूनों के बारे में, उसके इफ्स एंड बट्स के बारे में ठीक से समझ सकें और मूल मुद्दे पर अपनी लड़ाई निरंतर जारी रख सकें। मैं ओंकार मित्तल जी के साथ हूं और इनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि स्वामीनाथन कमीशन पर थोड़ा सा खुलासा करें। धन्यवाद हबीब साहब। पहले की तरह से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने विचार इस मंच के सामने रखने का मौका दिया है। और जैसा आपने बातचीत की शुरुआत करते हुए कहा है कि जो स्थिति की विडंबना है वो ये है कि पिछले 10 साल से लगातार किसान ये मांग कर रहा था देश भर में कि स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसाओं को लागू किया जाए। और 2014 में भाजपा ने जो अपना चुनाव कैंपेन चलाया तो उसने देश के सामने एक सत्यनिष्ठा के साथ ये वायदा किया कि अगर वो सत्ता में आई तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेगी। इस बात को हमको अपने ध्यान में रखना है। तो आज किसान 5 साल 6 साल इंतज़ार करने के बाद उसको ये एहसास हुआ है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट तो लागू की नहीं, वो हतप्रभ हो गया। अब विडंबना ये है कि देश में जो सरकार है, जो निज़ाम है, वो ये कह रहा है कि हम जो ये 3 कानून लेके आए हैं ये स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसाओं के अनुरूप ही है। इससे एक भयानक भ्रम की स्थिति फैल गई है और मेरा एक सीमित उद्देश्य आज के लिए केवल इसी बात पे प्रकाश डालना है कि किस प्रकार से अर्थ का अनर्थ करके, शब्द को तोड़ मरोड़ करके इस देश की सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन का नाम लेके वो चीज़ की है जिसके खिलाफ स्वामीनाथन कमीशन ने बिल्कुल विस्तार से लिखा है। तो जबकि थोड़े से भूमिका के रूप में मैं आपको बता दूं कि 2004 दिसंबर में पहली रिपोर्ट स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी प्रस्तुत की और उसके बाद जो है 18 नवंबर 2004 को जो है कमीशन की घोषणा की गई थी और 1 महीने के अंदर 1 दिसंबर 2004 को उसने पहली रिपोर्ट अपनी दी। उसके बाद अगस्त 2005 को अपनी दूसरी रिपोर्ट दी। उसके बाद दिसंबर 2005 को तीसरी रिपोर्ट दी और अप्रैल 2006 में चौथी रिपोर्ट दी। अक्टूबर 4 में 2006 में 5वीं रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी। 5 रिपोर्ट्स उसकी हैं।
इन्हीं पांचों रिपोर्ट्स का अध्ययन करना किसानों के लिए, विशेष तौर से युवा किसानों के लिए बहुत आवश्यक है। किसान के जीवन के सभी पहलुओं पर स्वामीनाथन कमीशन ने प्रकाश डाला है। मैं केवल उदाहरण के लिए कुछ पहलू सामने रख देता हूं, क्योंकि अभी की जो लड़ाई है, किसान के दिल में इतनी, अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं एंग्विश, उसकी जो पीड़ा है इतनी बड़ी है, उसको लग रहा है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो कम से कम ये कमीशन ऐसा था जिसने कि किसान के जीवन की सभी समस्याओं के ऊपर विचार करते हुए और सभी पहलुओं पे प्रकाश डाला और अपनी अनुशंसाएं दी। उदाहरण के लिए उसने भूमि सुधार की बात की, अनफिनिश्ड एजेंडा देश में लैंड रिफॉर्म का है। उसने इरिगेशन में कैसे सुधार हो उसकी बात की, कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़े उसकी बात की उन्होंने किसान को कर्जा कैसे मुहैया हो, उसको कम्प्रिहेंसिव बीमा कैसे मिले उसकी बात की, जो भुखमरी की स्थिति होती है गांव में, फूड सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित हो उसकी बात की, फार्मर्स की जो सुसाइड हो रही है वो कैसे रोका जाए उसकी बात की, किसान की जो है कम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ सके जिससे कि वो बाजार में जो है दूसरे प्रतियोगियों का, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो प्रतियोगिता है उसका मुकाबला कर सके, एम्प्लॉयमेंट कैसे पैदा हो, जो युवा वर्ग में अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, ये सब पहलुओं के ऊपर विस्तार से स्वामीनाथन कमीशन ने चर्चा की है। और ये देश की पार्लियामेंट का, देश के लॉ मेकर्स का एक कर्तव्य है कि उनको, किसान को इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए था। दुर्भाग्य से मैं पिछले अपनी प्रस्तुति में कह चुका हूं और खुद स्वामीनाथन साहब ने ये बात कही है कि 2006 के बाद आज 2021 है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये मांग नहीं की कि पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट की चर्चा हो। तो पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट की चर्चा भी करने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। तो ये एक बड़ा विस्तृत विषय है और जैसा मैंने आपसे अनुरोध किया है कि हम इस एजुकेशन के काम को हम शुरू करें, लेकिन आज की चर्चा को मैं जो उसके इस सब के बीच में जिस चीज़ के ऊपर झगड़ा केंद्रित हो गया है, वो किसान जब अपनी फसल पैदा कर लेता है तो वो बिके कैसे, उसकी मार्केटिंग कैसे हो, उसका सही दाम कैसे मिले, इसके ऊपर जो स्वामीनाथन कमीशन ने, आपकी अनुमति हो तो उसके ऊपर मैं अभी नहीं, इस बीच में डॉक्टर साहब आपसे ये थोड़ा सा समझना चाह रहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट और कमीशन ने जो कुछ रिकमेंडेशन दी, अनुशंसाएं दी, और सरकार ने कह दिया कि हम तो उसे लागू कर रहे हैं, तो दोनों में रह क्या गया है? वो कौन से बिंदु हैं जिनको सरकार ने छुआ तक नहीं तीनों कृषि कानूनों के अंदर? थोड़ा सा अगर इसके ऊपर आप दें तो किसानों का, हम लोगों की समझदारी बढ़ेगी। जी, अब ये देखिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून लेके आए हैं, तो स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो भी व्यवस्था बनाई जाए उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ जोड़ा जाए। ये मैं, अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से देश के सामने भी लाना चाहता हूँ। ये काम तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस का है, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया है। जब आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे तो हम बिल्कुल सिलसिलेवार चलेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बार बार स्वामीनाथन कमीशन ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर विचार करते हुए और ये कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जोड़ के ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था आनी चाहिए है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से इसको नहीं जोड़ा जाएगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा, ये उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो अगर भारत सरकार एक ऐसा कानून लेके आई है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात तो करता है लेकिन उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नहीं जोड़ता है, तो भारत सरकार को कम से कम ये तो कहना चाहिए कि भी ये बात स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट से अलग है। किसान तो इस बात को समझ रहा है, इसीलिए वो कह रहा है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसमें कहाँ चला गया। आखिर वो 10 साल से मांग कर रहे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करो। अब इसके पीछे पेज कहाँ है? जो एक साथी ने कहा कि जिसकी पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसको अगर हम समझ लेंगे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो हबीब साहब, ये हमारी अंग्रेजी भाषा में ये बात कही जाती है, हम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री
उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि भाई तीनों बिल के ऊपर कोई सब्सटेंस की, तत्व की चर्चा जो नहीं हो रही है किसी प्रकार, किसी भी पक्ष से, कि इस बिल के ऊपर बिंदुवार आपत्ति क्या है आपकी, ये उन्होंने बात कही। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 6 साल में उनको इस बात का बड़ा शौक रहा है, हबीब साहब, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वो हवाला देते हैं हर चीज़ में। उनका ये शौक रहा है ये कहने का कि सरकार का काम केवल फैसिलिटेट करना है और प्राइवेट सेक्टर का काम उसको लागू करना है। तो मैं आपसे ये जो सबसे सेंट्रल मुद्दा है जहाँ पे कि भेद है, कि कृषि को आप प्राइवेट सेक्टर की तरीके से नहीं चला सकते। ये बात स्वामीनाथन कमीशन ने अपने जो कॉम्प्रिहेंसिव उसने विचार किया, उसने बार बार ये बात कही है। इसको हम कहते हैं पब्लिक गुड। कृषि जो है वो एक पब्लिक गुड है, वो प्राइवेट गुड नहीं है। मैं उसका एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं कि अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सारे पानी की सफाई करके साफ पानी आपको दे रहा है तो पब्लिक गुड हो गया। और अगर गंदा पानी हर एक के घर में जा रहा है, आप में से हर कोई आरओ लगा रहा है, तो ये प्राइवेट गुड हो गया। तो स्वाभाविक है कि हम पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, पब्लिक गुड की बात करते हैं, तो ऐसी चीज है जिसको कि सरकार उसके ऊपर पैसा खर्च करके उसको पब्लिक के हित में चलाए। तो जो कृषि है, कृषि भी वो पब्लिक गुड है। लेकिन अभी जो हमारे भारत सरकार के जो मुख्य सलाहकार बने हुए हैं रमेश चांद जी, नीति आयोग में, जिनके नीति निर्देश में ये सारा लेजिस्लेशन बनाए गए हैं और वो जो उसका पक्ष ले रहे हैं, उन्होंने 20 पेज का एक पूरा स्टेटमेंट नवंबर में जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये तीनों कानून बिल्कुल किसान के हित में हैं। तो उन्होंने ये बात कही है कि मिनिमम सपोर्ट, स्पष्ट कहा उन्होंने कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था अब नहीं चल सकती है। भारत सरकार चाहे इसके बारे में कुछ भी गोल बंद करे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था नहीं चल सकती है और प्राइवेट सेक्टर के प्रवेश से ही किसान की आमदनी बढ़ेगी। ये बात स्वामीनाथन कमीशन ने बिल्कुल नहीं कही है। ये प्राइवेट क्यों करना चाहते हैं, इससे क्या दुष्परिणाम आप देखते हैं? सरकार प्राइवेट सेक्टर को कृषि देकर क्या करना चाहती है और इसमें आप दुष्परिणाम क्या देखते हैं? तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, उन्होंने जो है रमेश चांद जी ने अपने स्टेटमेंट में नेस्ले का उदाहरण दिया है पंजाब में, कि नेस्ले वहाँ पर डेयरिंग का व्यवस्था चलाती है और उससे मोगा के किसानों को बहुत फायदा हुआ है, एक उन्होंने उदाहरण दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी माना है कि पेप्सिको जो है, जो उसने प्रकल्प पंजाब में चलाया, वो फेल हो गया। तो लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रवेश से किसानों को फायदा ही होने वाला है और किसान भारत सरकार को ये बताना चाहता है कि हम कॉर्पोरेट कृषि के रास्ते पर नहीं जाना चाहते हैं, ये हमको स्वीकार नहीं है, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। तो भारत सरकार जब किसान की, जिसके हितों की वो बात कर रही है, उसकी आवाज़ को इग्नोर करके वो उनके ऊपर कॉर्पोरेट कृषि का रास्ता लादना चाहती है, तो इसका कारण यही है कि उसकी जो समझ है इस बारे में, वो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पॉलिसी है, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, उसको ये इस बात का एहसास नहीं है कि ये जीवन के अनेक क्षेत्रों में सही हो सकता है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में ये सही नहीं है। ये जो डिबेट है, इस डिबेट को युवा किसानों को खास तौर से ठीक से समझना होगा, ठीक से विस्तार से कहना होगा कि कृषि एक पब्लिक गुड है, प्राइवेट गुड नहीं है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का, कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर के प्रवेश का कोई स्थान नहीं है और वो कह भी रहे इस बात को, लेकिन उसको विस्तार से देश के सामने जो तफसील से रखा जाना चाहिए वो नहीं रखा जाना चाहिए। और इसलिए आज की चर्चा का मेरा एक मुख्य पॉइंट यही है कि पूरी प्रकार से उसकी भावना से और उसकी तफसील से स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसाओं की उपेक्षा करके भारत सरकार इन 3 कानूनों को लेके आई है और उसको पास कर दिया है। कम से कम सच्चाई इतनी बनती है कि वो कह दे कि हम स्वामीनाथन कमीशन की बात को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, आपको ज्ञान होगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि हम स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसाओं को लागू नहीं कर सकते।
तो पार्लियामेंट में उनको ये कहना चाहिए कि हमने चुनाव में जो वायदा किया था हम उससे पीछे हटते हैं और हम जो है अब सत्ता में आ गए हैं, हमारे लिए संभव ही नहीं स्वामीनाथन कमीशन को लागू करना। कम से कम उनको संतुष्टि तो होगी कि सच जो है सामने आ गया। तो ये मैं आपके सामने ये मैं पक्ष रख रहा हूँ। अगर अब आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ जो पहलू है मार्केटिंग के, जिससे कि किसान परेशान है और स्वामीनाथन कमीशन ने उस पर क्या कहा, उसको मैं आपके सामने आपकी अनुमति से रखना चाहूँगा। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों में सही माने में राष्ट्रीय पटल पे कृषि की जो पेचीदगी है, कृषि की जो चुनौती है, वो हमारे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा उस रूप में नहीं बन पाया जिस रूप में बनना चाहिए था, है ना। जैसे हम शहर के लोग हैं, हम कूड़ा तो पैदा कर देते हैं लेकिन कूड़ा कहाँ जाएगा हम उसकी चिंता नहीं करते। ऐसे ही हम अन्न खाते हैं लेकिन अन्न कैसे पैदा हो रहा है, जो अन्न को उगाने वाला अन्नदाता है वो कैसे, हम इसकी चर्चा नहीं करते। हम जो शहर के जो लोग हैं, अब स्थिति ये हो गई है जैसे लोग जान रहे हैं कि 60% जनता जो गांव में रहती है और कृषि के ऊपर निर्भर है, उसके हिस्से में देश के राष्ट्रीय उत्पाद का कुल 14% आता है और शहर में रहने वाली जनता जो है बाकी 84% 86% जो है उसके हिस्से में जा रहा है। तो ये डिस्क्रिपेंसी पिछले 20 सालों में विशेष तौर से जो है शहर और गांव के बीच में पैदा हुई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक मुख्य अनुशंसा स्वामीनाथन कमीशन की ये थी कि जो किसान की आमदनी है, हबीब साहब जी जी, वो सिविल सर्वेंट की आमदनी के बराबर होनी चाहिए। ये उसकी बिल्कुल स्पष्ट अनुशंसा है। बताइए। प्रधानमंत्री ने ये कहा हम डबल कर देंगे आपकी आमदनी, पर अगर आज मेरी आमदनी जो है कुल 100 रुपया है, आपने 200 रुपया भी कर दी तो उससे मिला क्या मुझे? उसने स्वामीनाथन कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि सबसे पहला राष्ट्रीय किसान नीति का पहली घोषणा ये होनी चाहिए कि हम किसान को एक न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित करेंगे। जब आप ये लक्ष्य रखेंगे तभी तो उसका रास्ता ढूंढेंगे। तो ये जो लक्ष्य है ये भारत सरकार ने अपने सामने स्पष्ट रूप से नहीं रखा है और उसके साथ साथ जो विसंगति पैदा हो गई है, जो कहा जा रहा है कि अन्न का उत्पादन इस समय पे इतना अधिक बढ़ गया है जितनी हमको अन्न के उत्पादन की आवश्यकता नहीं है। तो स्वामीनाथन कमीशन ने इस बात के ऊपर बड़ी विस्तार से चर्चा की है और उसने ये कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि हमको इतने अन्न की आवश्यकता नहीं है, हमारी समस्या ये है कि देश की जो जनता है वो भुखमरी का शिकार है। अभी साहब विचार कीजिए, क्या बात। अगर उसको पर्याप्त आमदनी देश की आम जनता को होगी तो उसकी अन्न की खपत बढ़ेगी और फिर हमको ये नहीं लगेगा कि अन्न हमारा सरप्लस है। तो इसलिए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, बिल्कुल बिल्कुल लगातार भरने की बात कर, पेट भरने की बात कर रहा है। और ये पेट भरने की बात नहीं कर रहे, गोदाम भरने की बात कर रहा है। ये केवल ये कह रहे हैं कि अब हमारे गोदाम में चावल के लिए जगह नहीं है और जैसे देश के लोगों का पेट भरे। मैं ये आपको एक ये जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के बारे में देश को जानकारी नहीं दी गई और दूसरी तरफ जो आप जो गलत कदम अपना रहे हैं उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन के रूप में, इस झूठ का मैं पर्दाफाश आपके सामने करना चाहता हूं। तो इसके साथ जुड़ी हुई जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे मैंने रमेश चांद जी का नाम लिया, मेरा नाम लेने के प्रति कोई वो भी विद्वान है, तो वो ये कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। किसान एक फसल नहीं 50 किस्म की और फसल उगाए, वो जो है गेंदे का फूल उगाए, वो वनस्पतियाँ उगाए और उसको इंटरनेशनल बाजार में बेचे। ये डाइवर्सिफिकेशन का जो रास्ता कर रहा है, वो कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, वो सफल नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसमें दिक्कतें हैं। हाँ, देखिए जो देश जिस समय संकट में था, असल में ये सब बातें पंजाब के किसान से आप जाके बात करेंगे तो वो आपको मेरे से बेहतर तरीके से बता पाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि सोशल मीडिया पे इस प्रकार के वीडियो नहीं आए हैं जिसमें कि किसान के मुंह से इन बातों की विस्तार से चर्चा हो रही है, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब देश के सामने चुनौती खड़ी हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन को कामयाब करने वाला पंजाब का ही किसान था। तो स्वामीनाथन कमीशन ने
इस बात को पहचानते हुए कहा कि अब ये जो नया संकट किसानी का देश के सामने पैदा हो गया है कि कृषि जो है वो नॉन रिम्यूनरेटिव हो रही है, मतलब उससे जो आमदनी पैदा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो पंजाब के किसान को ही इस ग्रीन रेवोल्यूशन को एवर ग्रीन रेवोल्यूशन में बदलना है। तो पंजाब के किसान की पूरी किसानी के देश के क्षेत्र में जो महत्ता है उसको स्वामीनाथन कमीशन ने भी पहचाना है और उसकी उपेक्षा करके आप उसको जो है एक पॉलिटिकल आरोप उसके ऊपर लगा रहे हो। अगर वो देश की कृषि को बचाने के लिए सामने आया है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन को एवरग्रीन रेवोल्यूशन में बदलना चाहता है, आपकी गलत नीतियों से आपको आगाह करना चाहता है, आपको रोकना चाहता है, तो आप उसको पॉलिटिकल आक्षेप लगा रहे हो। ये बड़ी दुख की बात है, कम से कम ये स्वामीनाथन कमीशन की भावना के अनुरूप नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो डाइवर्सिफिकेशन की बात की जा रही है वो रास्ता बहुत मुश्किल है। उस डाइवर्सिफिकेशन के मार्ग से ऑटोमेटिकली मार्केट किसान को नहीं मिल जाएगा। ज़्यादा संभावना यह है कि किसान उस रास्ते में जाएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। और ये पिछले 20 सालों में जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रयोग हुए इस प्रकार के, जिसमें किसान ने अलग अलग प्रकार की फसलें उगाने की कोशिश की है, तो उसकी फसलों में बहुत प्रकार की दिक्कतें आई हैं। उदाहरण के लिए जो बाहरी कंपनियां सीड लेके आती है वो सीड सही काम करता नहीं है, किसान जो है उसको बोता है तो वो बर्बाद हो जाता है। जो विदर्भ में खास तौर से बीटी कॉटन का उदाहरण है हमारे सामने है। इन सभी पहलुओं पर स्वामीनाथन कमीशन ने विस्तार से प्रकाश डाला। वो पंजाब को विजिट करने के लिए गई, वो महाराष्ट्र को विजिट करने के लिए गई, बिल्कुल बारीकी में वो हर चीज़ की समस्या के ऊपर वो गई। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो मार्केटिंग का जो रास्ता 3 कानूनों के माध्यम से भारत सरकार दिखाना चाह रही है, उसके मूल की जो प्रेरणा है वो जैसा किसान कह रहे हैं उनकी बात सही है कि वो कारपोरेटीकरण की तरफ ले जाने का रास्ता है। वो स्वामीनाथन कमीशन ने जो रास्ता दिखाया वो रास्ता नहीं। तो इसके ऊपर जो है मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सीरीज को आप तैयार करें, किसानों के सामने भी रखें, ताकि वो और अच्छी प्रकार से इस बात की चर्चा कर सके, कम से कम इस झूठ का पर्दाफाश हो सके, स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसाएं किसान के सामने स्पष्ट रूप से आ सके। क्योंकि आज तक इसका हिंदी अनुवाद हुआ ही नहीं है, तो किसान पढ़ना भी चाहे तो कहाँ से पढ़ेगा, ऐसे एजुकेशनल वीडियो तैयार नहीं हुए। तो इस काम को स्वामीनाथन कमीशन ने कहा है कि हर गांव में एक ज्ञान चौपाल बननी चाहिए और हर गांव में एक व्यक्ति ऐसा तैयार होना चाहिए जो इन बातों को किसानों को बता सके। इतना बड़ा पर्सपेक्टिव जो है उसने सोशल मीडिया, मास मीडिया के सामने भी ये लक्ष्य रखा है कि आप जो है इस काम को करिए ताकि किसान तक ये बात पहुंच सके। तो ये एक नई दृष्टि के साथ मेरा आपसे चैनल से अनुरोध है कि आप एक नई दृष्टि लेके देश के सामने, किसानों के सामने जाएं और इस एजुकेशनल चुनौती को जो स्वामीनाथन कमीशन ने भी रखी है, अगर भारत सरकार नहीं कर रही तो आप इसको आगे बढ़ाएं। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एवरग्रीन रेवोल्यूशन को बनाए रखने के लिए हम फिर हाजिर होंगे इस सीरीज के अगले हिस्से में। आप इंतज़ार करें। मैं धन्यवाद करता हूं विद्वान डॉक्टर ओंकार मित्तल जी का और हिंद वॉइस चैनल का, जो देश की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्याओं के ऊपर लगातार काम कर रहा है और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर आपको अवगत कराएगा। आगे भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।